हर 5 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव मनाता है। ये एक वादा है, हर नागरिक के लिए एक वादा, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, कि उनकी राय मायने रखेगी। लेकिन क्या हर आवाज़ बराबर है? क्या हर वोट सच में आज़ाद है? चलिए इस वादे की परतें खोलकर देखते हैं। 57 करोड़ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2024 में भारत के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। सोचिए, इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव। ये आंकड़ा हमारे लोकतंत्र की विशाल शक्ति को दिखाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये शक्ति महफूज है? और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। इन 97 करोड़ आवाज़ों में से हर एक आवाज़ क्या वाकई बिना किसी दबाव, बिना किसी लालच, बिना किसी धोखे के अपनी मर्जी से वोट डाल पाती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखिए, हर साल 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। ये चुनाव आयोग का स्थापना दिवस है। इसकी थीम है मेरा भारत मेरा वोट। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? एक आदर्श स्थिति जहां हर नागरिक लोकतंत्र के केंद्र में है। और ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, इसके साथ एक शपथ भी जुड़ी है। ये शपथ है बिना डरे, बिना किसी धर्म, जाति या लालच के असर में आए वोट देने की। इस शपथ को जहन में रखिएगा, क्योंकि अब हम उन सच्चाइयों का सामना करने वाले हैं जो इस आदर्श को सीधी चुनौती देती हैं। पहली चुनौती, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 180 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान 161। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी। और यहीं से हमारा पहला पड़ाव शुरू होता है। सूचना पर संग्राम, एक ऐसी जंग जो न्यूज़ चैनलों की स्क्रीन पर, अखबारों के पन्नों पर और आपके फ़ोन पर लड़ी जा रही है। ये जंग है उस जानकारी पर कंट्रोल की जिसके आधार पर एक वोटर अपना फैसला लेता है, और इस जंग में अक्सर सच हार जाता है। कैसे? देखिए, जानकारी का जो सोर्स है वो अब कुछ ही हाथों में सिमटता जा रहा है। जब रिलायंस जैसी एक कंपनी 70 से ज़्यादा मीडिया आउटलेट चलाती है, या अडानी ग्रुप एनडीटीवी जैसे बड़े न्यूज़ चैनल को खरीद लेता है, तो खबरों की विविधता कम हो जाती है। इसी से गोदी मीडिया जैसे शब्द चलन में आते हैं, जहां सरकार से तीखे सवाल पूछने की जगह एक ही तरह का नैरेटिव परोसा जाता है। और जो लोग इस नैरेटिव से अलग आवाज़ उठाने की हिम्मत करते हैं, उनका क्या होता है? एक पैटर्न साफ नजर आता है। किसान आंदोलन करें तो बैरिकेड्स और आंसू गैस, छात्र सवाल उठाएं तो यूएपीए जैसे सख्त कानून, पत्रकार सच दिखाएं तो टैक्स के छापे। इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट, मतलब एक ऐसा डर का माहौल बनाना कि लोग सवाल पूछने से ही डरने लगें। और ये जंग सिर्फ टीवी तक ही नहीं है, असली मैदान तो अब सोशल मीडिया है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग व्हाट्सएप पर हैं, 45 करोड़ यूट्यूब पर। और यहीं पर राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल कंप्यूटेशनल प्रोपेगेंडा का खेल खेलते हैं। मतलब तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर झूठ और नफरत फैलाना, ताकि आपकी सोच को प्रभावित किया जा सके। सूचना पर कंट्रोल के बाद आता है पैसे का खेल। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट गैर संवैधानिक बता चुका है, उसने राजनीति में पैसे के दखल को और भी गहरा कर दिया था। इन बॉन्ड से मिले कुल चंदे का करीब 47.5% हिस्सा सिर्फ एक पार्टी यानी सत्ताधारी पार्टी को मिला। इससे चुनावी मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक तरफ झुक गया था। लेकिन बात सिर्फ जानकारी और पैसे की नहीं है, बात उस मशीनरी पर कंट्रोल की भी है जो चुनाव करवाती है। आइए समझते हैं कि कैसे वो नियम जिन्हें चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए बनाया गया है, वो खुद ही खेल का एक हिस्सा बन जाते हैं। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2014 के बाद ईडी ने जिन 121 बड़े राजनेताओं पर कार्रवाई की, उनमें से 115 विपक्ष के थे, यानी 95%। इसे वॉशिंग मशीन इफेक्ट कहा जा रहा है कि विपक्ष के 25 नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, जब वे सत्ताधारी पार्टी में शामिल हुए तो उनमें से 23 के केस या तो बंद हो गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। ये एजेंसियों के चुनिंदा इस्तेमाल का एक बड़ा उदाहरण है। और ये आंकड़ा देखिए, 46%। ये हमारी 18वीं लोकसभा के उन सांसदों का प्रतिशत है जिन्होंने खुद अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। मतलब हमारे लगभग आधे कानून बनाने वाले कानून तोड़ने के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ये राजनीति के अपराधीकरण की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर है। तो अब सवाल उठता है कि इस खेल में रेफरी कौन है? मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस होने चाहिए। लेकिन दिसंबर 2023 में संसद ने कानून बदल दिया। अब इस कमेटी में चीफ जस्टिस की जगह एक कैबिनेट मंत्री होगा। मतलब
3 में से 2 सदस्य सरकार के ही होंगे। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। 30 करोड़। ये भारत में उन लोगों की अनुमानित संख्या है जो काम की तलाश में अपना घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह रहते हैं। इन्हें हम प्रवासी मजदूर कहते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी, लेकिन हमारे लोकतंत्र में अक्सर इनकी आवाज गुम हो जाती है। कैसे? ये हिस्सा उन गुमशुदा वोटरों के बारे में है, वो नागरिक जो वोट तो देना चाहते हैं पर हमारा सिस्टम ही उन्हें चुपचाप इस प्रक्रिया से बाहर कर देता है। देखिए, समस्या सिस्टम में ही है। हमारे देश में रिमोट वोटिंग यानी अपनी काम की जगह से वोट डालने का कोई सिस्टम नहीं है। इसका नतीजा ये है कि ये 30 करोड़ लोग, जो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा हैं, वो सिर्फ वोट डालने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर करके घर वापस नहीं जा पाते और इस तरह वो अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रह जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कई बार प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी वोटर को बाहर करने का जरिया बन जाती हैं, जैसे कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर बिहार में ऐसे ही एक अभियान के तहत 6% वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए गए। इसका सबसे बुरा असर उन गरीब और हाशी पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है जिनके पास बार बार जाकर अपने दस्तावेज वेरीफाई करवाने के साधन नहीं होते। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बाद भी एक लोकतंत्र की असली ताकत उसके नागरिक ही होते हैं। इन समस्याओं के बारे में जानना पहला कदम है और अगला कदम है खुद को ताकतवर बनाना। तो सवाल ये है कि इन चुनौतियों से लड़ा कैसे जाए। ये हिस्सा एक तरह की सिटीजन गाइड बुक है। इसमें वो तरीके और टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी आम नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दे सकता है। ये 4 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, अपने फ़ोन में सी विजिल ऐप डाउनलोड करें और कहीं भी चुनाव में धांधली दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। दूसरा, आरटीआई यानी सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करके पूछें कि आपके इलाके के विकास का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तीसरा, वोट देने से पहले एफिडेविट पोर्टल पर जाकर अपने उम्मीदवार का पूरा कच्चा चिट्ठा देखें। और चौथा, व्हाट्सएप पर आई हर खबर को सच मानने से पहले फैक्ट चेक जरूर करें। और अगर कोई ये सोचे कि इन सब से क्या होगा, तो ये आंकड़ा देखिए। 2024 के चुनाव में सी विजिल ऐप पर की गई 99.9% शिकायतों पर कार्रवाई हुई। ये इस बात का सबूत है कि जब नागरिक जागरूक होता है तो सिस्टम को जवाब देना ही पड़ता है। असल में लोकतंत्र के लिए असली खतरा चुनाव का न होना नहीं है। असली खतरा उन संस्थाओं के कमजोर होने से है जो चुनाव को निष्पक्ष बनाती हैं, जैसे कि एक आज़ाद मीडिया, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग और इन सब से ऊपर एक जागरूक वोटर। तो अब जब ये सारी जानकारी सामने है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का एक दिन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हर दिन सतर्क रहना पड़ता है और ये अगला कदम हम सबको मिलकर तय करना है।